Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. पंडित जी, हमारा ये कार्यक्रम विदेश प्रसारण सेवा के अंतर्गत है। आप विदेश में आपकी यात्राएं समय समय पर होती रही हैं। कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन में आप अतिथि प्रोफेसर के रूप में रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान आपने वहाँ यात्राएं की हैं। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में आप भारत के संपादक हैं। इस संदर्भ में भी आपकी यात्राएं हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि विदेश में रह करके अपना देश किस तरह से याद आता है? विदेश में रहने पर अपना देश या तो याद आता है या भूल जाता है। जिसकी ज़मीन कच्ची होती है उसका सब कुछ भूल जाता है, फिर वो पूरी तरह परदेशी हो जाता है। लेकिन जो अपनी ज़मीन में कहीं भिना हुआ है, ज़मीन की गंध कहीं उसमें भिनी हुई है, तो उसकी पहचान और पक्की हो जाती है और देश की बातें बीच बीच में याद आती रहती हैं। एक तरह से अपने देश की पहचान भी विदेश में रहकर अधिक सटीक होती है, क्योंकि एक विजातीय वातावरण में रहने पर, विजातीय विचारों के संपर्क में आने पर या तो विचारों के आगे झुक जाए या तर्क से अपने बातों को पुष्ट करे, और पुष्ट करने की प्रक्रिया में अपनी पहचान अधिक सटीक हो जाती है। इस दृष्टि से विदेश में रहना मेरे लिए बड़ा उपयोगी हुआ है जी। और बार बार इधर करीब 20 वर्षों से हर वर्ष आना होता है। तो इन यात्राओं ने भी बहुत कुछ सीखने को दिया है, विदेशों को भी समझने का एक नया मौका दिया है। हम लोग विदेश को विदेश के रूप में ही समझते आए हैं जी। पर विदेश भी कहीं न कहीं अपना हो सकता है, यह समझ भी धीरे धीरे विकसित होती है। वहाँ भी आत्मीयता का एक आंचल मिलता है, मुझे तो मिला है। आत्मीयता का कौन सा सूत्र आप वहाँ पाया आपने? आदमी, जिसे आदमी कहते हैं, हर जगह है लेकिन विरल है। यहाँ भी विरल है, वहाँ भी विरल है। वो आदमी जब मिल जाता है तो पता चल जाता है कि आदमी आदमी से बात करना चाहता है, देश से नहीं, संस्कृति से नहीं। मनुष्य के भीतर सोई हुई एक करुणा है, उससे मिलना चाहता है, एक विशालता है, उससे मिलना चाहता है। तो ऐसे लोग मिले। और इधर अमेरिका में इतने भारतवासी बस गए हैं कि उनके घर रहते हुए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं विदेश में हूँ ही नहीं, मैं स्वदेश में ही हूँ। मेरी पत्नी अंग्रेज़ी नहीं जानती, मेरे साथ 3-4 एक बार गई, तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप कहाँ कहाँ गई थी दीदी? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं कहाँ गए थे, उनको तो सारा वातावरण भोजपुरी का मिला जी। तो अब ऐसी स्थिति हो गई तो उसमें कुछ और अपना मन मिलता है और लोग बड़े अपने हुए चले जाते हैं। कभी कभी घबराहट भी होती है, इतने लोग अपने होंगे तो इतने अपनों का बोझ भी होता है, उस आत्मीयता को संभालेंगे कैसे? बोले उनकी आत्मीयता ही उस बोझ को संभालती है। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने बातचीत में कहा कि आत्मीयता का जो सूत्र है वो आदमी और आदमी के बीच है, देश और संस्कृति के बीच नहीं। तो जो विदेशों में हमारे भारतीय बसे हुए हैं, उनका अपनी संस्कृति से, अपने देश से किस तरह का रागात्मक संबंध है और वो उसको किस तरह से बचाए हुए हैं वहाँ? रागात्मक संबंध तो नहीं है। जो दूसरी पीढ़ी के बच्चे हैं, जो वहीं जन्मे वहीं पले, उनका एक दूसरे प्रकार का संबंध है। उनसे प्रश्न उनके साथी पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाथी वाला देवता क्या है, बानर वाला देवता क्या है? तो वे भीतर भीतर संकुचित अनुभव करते हैं। अपने पिता माता से पूछते हैं कि है क्या? तो पिता माता तो ऐसे गए हैं जो केवल रुपये के लिए गए, उन्हें पता नहीं। उन्हें सीखना पड़ता है बच्चों के कारण। सीखते समय उन्हें पता लगता है कि एक अस्मिता की पहचान बच्चों को परेशान कर रही है। तो रागात्मक कारणों से नहीं, बल्कि अस्मिता की पहचान की अनिवार्यता के कारण वे बच्चे भारत को जानना चाहते हैं।
पंडित जी, कई बार मैंने जो समाचार हमारे यहाँ प्रसारित होते हैं विदेश के, वहाँ ये देखा है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ, वो हमारे भारतीय पर्व को और सांस्कृतिक उत्सवों को बड़े उत्साह से मनाते हुए हमने देखा है। इसीलिए आदमी जब विजातीय संस्कृति के दबाव में आता है तो अपने पहचानने की कोशिश करता है, तो ज़्यादा पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए अधिक उल्लास से अपने उत्सव मनाता है। इतवार के दिन वह बच्चों को एकत्र करता है, संगीत सुनता है, और भी साथ भोजन करने के कार्यक्रम होते हैं, मंदिर में ही विवाह के कार्यक्रम होते हैं। वहाँ पर कभी कभी हिंदी की पाठशाला भी चलती है, संस्कृत की भी पाठशाला चलती है। कोई भारतीय कलाकार जाता है तो देखते हैं कि बिल्कुल हॉल भरा हुआ है वहाँ। इसीलिए एक आतुरता रहती है कि भारत के बारे में जाना। आप जब अतिथि प्रोफेसर होकर के गए थे तो छात्रों से संबंधित कोई संस्मरण हम सुनना चाहेंगे। संस्मरण तो हजारों हैं जी। मैं जब शुरू में गया तो मेरी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग एक 34 वर्ष से कम ही रही होगी। मैं गया तो बिल्कुल अपरिचित अमेरिका से। उस समय अमेरिका में भारतीयों की संख्या भी बहुत कम थी, आज का 100वां हिस्सा था जी। तो मैं गया तो भाषा के ही पहले कई चमत्कार हुए। हम लोग धन्यवाद देते हैं तो उसका कोई आदमी जवाब यही देता है कि ठीक है, आपने धन्यवाद दिया और ठीक है। पर वहाँ धन्यवाद देने पर लोग कहते हैं यू आर वेलकम। मैंने यू आर वेलकम का शाब्दिक अर्थ समझा आपका स्वागत है। जब दिन में करीब 10-15 बार इसका पुनरावर्तन हुआ, दोहराया गया, तो मैंने कहा कितनी बार हमारा स्वागत होगा दफ्तर में जी। तब मुझे पता चला इसका अर्थ तो ये है। और वहाँ ये देखा कि एक विचित्र प्रकार का आग्रह लोगों के जीवन में है, जवानी को ज़बरदस्ती कायम रखने की। जवानी की ऐसी चिंता है वहाँ, क्योंकि बूढ़ों के लिए जगह उस समाज में बहुत कम है। तो बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी अपने को जवान दिखाना चाहता है, बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी अपने को खूबसूरत दिखाना चाहती है, चाहे जिन साधनों से संभव हो सके। और उसको अगर आप न कहें कि यू आर लुकिंग वंडरफुल, यू आर लुकिंग ग्लैमरस, बड़ी खूबसूरत लग रही हो, ना बढ़िया कपड़ा पहना है, इसमें चमत्कार लग रहा है, तब तक उसको संतोष नहीं होता, उसको भीतरी तृप्ति नहीं होती। कुछ ऐसा भीतर खोखलापन है कि इसकी तृप्ति के लिए आदमी ऐसे प्रशंसा वचन सुनना चाहता है। मुझे स्मरण है कि अज्ञे जी मेरे बाद आए, कुछ दिन बाद आए, हम लोग साथ साथ रहे बर्कले में 5-6 महीने। उनके साथ कपिला जी गई थी। कपिला जी उस समय बढ़िया साड़ी पहनती थी और नृत्य कुशल तो थी ही। उनको देखते ही लोग यूर वंडरफुल साड़ी, यूर लुकिंग जस्ट मार्वलस, वो आसियाने जी सुनते थे। जब कई बार सुन चुके तो उनको खींच हुई, जैसा कि हर भारतीय पति को अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान सुनने पर होती है, खास करके पुरुष के मुंह से। तो कई बार खींच हुई। तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में कहा, भाभी आपसे किसने कहा था कि सावन में चुनरी रंगा लें? आप आए इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ तो होगा ही होगा जी। तो क्योंकि उनको तो अभ्यास नहीं था, हम लोग को अभ्यास नहीं है जी। और वहाँ पर ये इसमें कोई विशेष बात ही नहीं, मतलब ये कोई हृदय से नहीं कहता है, इसकी चलन है, लोग कहते हैं। तो मैंने एक संस्मरण इसलिए आपको सामने रखना चाहता हूँ कि आप कहीं भीतर की एक चाह को भी समझ सके। मेरे दफ्तर में एक बुढ़िया थी, उसका नाम था मिस क्रिटेंडन। हम उसको कृतिका कहते थे। उसने थोड़ी संस्कृत पढ़ी थी, अच्छा लगता था उसको। तो मैंने सिर्फ उसको देखा, उसके चेहरों पर झुर्रियाँ थी और गोरी थी, बहुत मीठे तरीके से बोलती थी। मैंने उससे तारीफ की। हाँ, मैंने उससे कहा, कृति तुम्हारा चेहरा मैं देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती है। और
उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सच्चा ऐसा किसी ने नहीं कहा। और मैं उससे कहता मैं तुम्हें मौसी कहूँगा। उनका मौसी क्या मतलब होता है? उनका माँ की बहन। कहा ज़रूर। और उसको बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद सारा काम मेरा करती थी, बड़ी प्यार से करती थी। और हर मौसम में जब होता था तो उस समय के फलों का एक बड़ा भारी कार्टन भिजवा देती थी, बड़े स्नेह के साथ। तो ऐसा नहीं कि भीतर का मन कुछ नहीं चाहता हो, कोई दूसरे संबंधों की चाहना न रखता हो, पर वो संबंध कोई देता नहीं, कोई पूछता नहीं। बस एक ही संबंध है, स्त्री का और पुरुष का। शायद वही संबंध हमारे भी शहरों में हो रहा है, और यही सबसे बड़ी दुखद बात है। तो उसमें मुझे देख करके बड़ा ये लगता था। और दूसरी बात, मैं जहाँ पढ़ाता था, जो कमरा मुझे मिला था काठ का था, लगभग बर्कले विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कमरा था। तो पुराने आदमी को पुराना ही कपड़ा मिला, पुराने विषय को, पुराने देश को। मैं उस कमरे में बैठता तो मुझे बड़ा सुख मिलता था, क्योंकि अकेला वह कमरा था सारे बर्कले में जहाँ से कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती थी जी। क्योंकि उसके ठीक नीचे एक छोटी सी नदी थी। नदी क्या कहें, क्रीक कहते थे उसको, एक नाला ही जैसा था, लेकिन खूबसूरत था। झाड़ थे, कई वृक्षों के झाड़ थे, और वहाँ से कोयल बोलती थी। तो कभी कभी बड़ा बड़ा एक विह्वल करने वाला उसका कंठ रहता था। तो मुझे गीत याद आता था जो हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध चलता है कि और दिना बोले कोयली दिन दोपहरिया हो, आज बोले अधिरतिया हो रामा। और दिना बोले दिन दोपहरिया हो, आज बोले अधिरतिया हो रामा। और दिना तो कोयल दोपहर में बोलती है, आज क्या हुआ कि आधी रात बोली और मेरे प्रिय सेज से उठ गए, यानी कि सो गए। तो सबकी जो स्मृति होती थी, तो ऐसा लगता था अपने देश में मैं पहुंच गया हूं। तो कमरा आज भी मुझे याद है, बल्कि उस कमरे को देखने में 30 वर्षों बाद पिछले साल गया था। मैं अपनी पत्नी के साथ ले गया। यही कमरा है जहाँ मैं पढ़ाता था। वात्स्यायन की कविता है विदेश के कमरे। उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश के कमरे छोड़ता हूँ तो अपनी कोई छाप वहाँ नहीं रहने देता, हर चीज़ उठा लेता हूँ। जो छोटे छोटे पत्र हैं उनको फाड़ के फेंक देता हूँ, अपनी कोई छाप वहाँ ही नहीं रहने देता। जबकि ठीक उल्टा जब मैं घर लौटता हूँ तो घर में चाहता हूँ जो चीज़ मैंने जहाँ रखी थी वहीं है कि नहीं, जो पेड़ जहाँ था वहीं है कि नहीं। यह अंतर होता है विदेश और देश में। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि विदेश में भी कुछ कमरे ऐसे होते हैं कि जिनको छोड़ते हैं तो हम अपने को कहीं न कोई अंश अपना छोड़ आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था मेरा कोई अंश यहाँ है, और ये प्रतीति होती तो अच्छा लगता है कि कौन देश अपना कौन देश पराया। बड़ा कठिन है। एक सामूहिक प्रतीत के रूप में अपना देश तो बड़ा सुहावना लगता है, ऐसा कोई देश है नहीं। और ये बात मुझे मालूम होती थी जब मैं घर लौटता था। पहली बार जब लौटा तो बड़ी आकुलता थी कि कब घर की ज़मीन मिलेगी देखने को। वो आकुलता इसीलिए थी कि वात्स्यायन जी का ही दूसरा वचन है, मुझे कभी नहीं भूलता, कि घर जितना रहने के लिए नहीं होता उससे अधिक वापस आने के लिए होता। बहुत अच्छा। पंडित जी, अभी आपने संबंधों की बात कही, वहाँ आप रहे, अपने आवास की बात की, रहन सहन की बात की। हमारे यहाँ से जो भारतीय लोग विदेश जाते हैं, एक बड़ी भारी उनकी चिंता होती है, अगर वो शाकाहारी हैं तो उनका खान पान कैसा होगा, वहाँ उन्हें शाकाहारी भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आप तो विशेषता बाहर का खाते भी नहीं हैं, तो इसमें कोई हमें संस्मरण ऐसा सुनाइए इससे जुड़ा हुआ जो रोचक हो, आपको कोई कठिनाई आई हो, आपने कैसे निर्वाह किया? एक तो ये है कि अब विदेश में समस्या नहीं रही, क्योंकि विदेश में शाकाहारी लोगों की संख्या हिंदुस्तान से कहीं अधिक अनुपात में बढ़ रही है। यहाँ जिस अनुपात में लोग आमिषाहारी हो रहे हैं, उसी अनुपात में वहाँ लोग निरामिषाहारी हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि निर्वाह करने का जहाँ तक प्रश्न है, वो एक स्वभाव होता है, एक आदत होती है।
आदमी को जो आदत हो जाती है उसकी प्रतिकूल चीज़ अनुकूल कभी नहीं लगेगी। मैं उदाहरण देता हूँ कि मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ पढ़ाते थे, अब्दुल नसीम। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया, पंडित जी हम एक बुजुर्गवार के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने कहा आओ, तुम तो कभी फ़ोन भी नहीं करते, आ जाते हो, टपक जाते हो। जब आप विदेश में थे तब तो वे थे स्वर्गीय जाकिर हुसैन के छोटे भाई, पाकिस्तान में इतिहास के प्रोफेसर थे। 5 महीने से अमेरिका में फुल ब्राइट गए, स्कॉलरशिप पर घूम रहे थे। बर्कले आए, उन्होंने अजीम से कहा, अजीम मियाँ मुझे ज़रा चाय पिलाओ, हिंदुस्तानी चाय पिलाओ, यहाँ तो चाय जो मिलती है बहुत रद्दी मिलती है। उनका चलिए मैं आपको पंडित जी के यहाँ ले चलता हूँ। कहा मैं उनको जानता हूँ। उनका नहीं, मेरे तो बड़े आदरणीय है, मैं ले चलता हूँ, कोई संकोच की बात नहीं है। उनका फ़ोन तो कर लो। उनके कहने से उन्होंने फ़ोन किया, आ गए। तो मैंने चाय उन्हें बनाई। हम चाय ले आते थे एक जगह से, हिंदुस्तानी चाय वही बनाते थे। चाय बनाई, पकौड़ी को बना दी, कुछ मिठाई उठाई रख दी उनके लिए। अब खाते उन्होंने कहा, बरखुरदार ये बेशर्म बुढ़ा यहाँ से खा करके उठेगा। आज 5 महीने हो गए ये सैंडविच खाते हुए, रद्दी चाय पीते हुए, और बैग में रखी हुई चाय पीते हुए, किसी तरह से आज चाय मिली तो पकौड़ी मिली है, ये क्या लाजवाब अचार मिला है, आज तो मैं खा करके उठूँगा। तो मैंने उन्हें पूड़ी तरकारी बना के खिलाई, खीर और खिलाई, खा चुके। बोले बड़ा क्या खाएं, ऐसा भोजन आज कितने साल के बाद मिल रहा है। उन्होंने कहा आप बताइए जनाब कि आप तो मांस मछली सब खाते हैं। कहा भाई इटावे का जन्मा, पूड़ी तरकारी से बड़ी की कोई चीज़ होती है। तो जो जिसका अभ्यास पड़ता है उसका एक ऐसा संस्कार रहता है, बरसों बाद वो खाने को मिल जाए तो उसकी कहीं न कहीं ललक फिर आ जाती है। तो ये इस पर मुनहसर है कि आपका स्वभाव क्या बन चुका है। वो स्वभाव लौटता है, खाने पीने का भी स्वभाव होता है और पुष्ट दर पुष्ट से स्वभाव बनता है। तो बनता है तो आदमी लौटता है उस पर। और इसीलिए अब अमेरिका में अधिकांश लोग घर पर ही बनाते हैं, बाहर जाने पर उन्हें संतोष नहीं होता और उनके भोजन को अमरीकी पसंद करता है। और उसका फल ये हुआ है कि इतने हिंदुस्तानी रेस्तरां खुल गए हैं कि वो अपने भोजन से ऊब करके वहाँ जाते हैं। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब विदेश में रहे, आपके साथ कोई रोचक घटना घटी हो? कभी कभी हो जाता है, आदमी शहर में अपने को खो करके शहर को पहचानता है जी। ऐसा कई बार हुआ है। अगर शहर को समझना हो तो आप खो जाइए, पैदल घूमिए, खो जाइए, तो आप शहर को पहचान जाएंगे, उसकी अच्छाइयों को भी, उसकी बुराइयों को भी। और ऐसे कई शहरों को पहचानना हुआ। न्यूयॉर्क की भयंकर गलियों को भी पहचान हुआ, शिकागो की उन भयावह गलियों को पहचानना हुआ जहाँ शाम को 6 बजे के बाद लोग नहीं निकलते। और ऐसी जगहों में जाना हुआ जहाँ पर कि मैं निरापद रूप से 1 बजे लाइब्रेरी से चलता था और खरामा खरामा घर पहुँच जाता था। तो ऐसे दोनों भी वातावरण मिले वहाँ। हाँ, एक बात और बता करके मैं समेटना भी चाहूँगा। वो ये है कि मैं जब शुरू में बर्कले में गया तो वर्षा का मौसम बीत रहा था। हमने कहा ठीक है, वर्षा नहीं हो रही, कोई बात नहीं। इसके बाद जाड़े में थोड़ी बहुत वर्षा शुरू हुई, वही धुंध और थोड़ी बहुत रिमझिम बरसात हो, फिर निकल जाए बादल 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 बादल। धूप कम, बल्कि सियाटल में रहा तो धूप कहीं साल में मुश्किल से 8-10 दिन देखने को मिली, धूप ही नहीं दिखती थी। तो उस वातावरण में रहते रहते फिर जब वर्षा आई, जब वर्षा का मौसम हमारी दृष्टि से आया तो मैंने देखा वर्षा तो आ रही है लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना मानसून की धूम धड़ाम है, न नाटकी गर्जन तर्जन, बिजली न चमक। क्या है वर्षा, इस वर्षा में तो कुछ जान ही नहीं है। ऐसी बेजान वर्षा, ऐसी बिल्कुल चुपचाप आई हुई वर्षा, बिना पायल के, बिना झंकार के, बिना मजीरे के ऐसी वर्षा आती है यहाँ पर। तो उसका बड़ा ये हुआ, बल्कि उसके नाते उस रिमझिम में रहते मुझे पीठ में दर्द शुरू हुआ और दर्द बड़ा किसी दवा से ठीक न हो। इसी बीच में मुझे टेक्सास का निमंत्रण मिला जहाँ 112 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान था।
मैं वहाँ गया, 7 दिन रहा। उस खुली धूप में अच्छा हो गया था। क्या खुली धूप का बड़ा अर्थ होता है। लोग खुली धूप का मज़ा ही नहीं जानते वहाँ, बल्कि धूप ही का मज़ा नहीं जानते, न ऐसी वर्षा का मज़ा जानते हैं जिसमें भीगता है आदमी तो अच्छा लगता है और भीगना चाहता है, भरपूर भीगना चाहता है। तो ऐसे कुछ संस्मरण हैं और उन संस्मरणों की बड़ी लंबी श्रृंखला है। मैं भी एक लेखमाला लिखूंगा, शायद उसमें विदेश के इन संस्मरणों को ऐसे वैसे गूंथूंगा। पंडित जी, अंतिम सवाल हमारे जो भारतीय विदेश में बसे हैं उन्हीं की तरफ से समझ लीजिए कि जो किसी विवशता में वहाँ रह रहे हैं वो किस तरह से अपने देश, अपनी संस्कृति से एक नाता जोड़े रखें। उनमें से अधिकांशतः विवश होते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं तो अपने माता पिता को बुलाते हैं। लेकिन बड़ी पीड़ा होती है उनके मन में। उनके मन में पीड़ा होती है कि उनकी आवश्यकता तो रहती है, लेकिन उनके बच्चों को आवश्यकता नहीं रहती। सबसे दुखद बात यह है। और उनके माता पिता जाते हैं, रहते हैं। कई मित्र गए हैं और मुझे बराबर ये लगा कि काश मैं भी यहाँ बस गया होता, जिसकी बड़ी संभावना थी। मुझे स्थायी नियुक्ति मिल रही थी मैंने, लेकिन मेरे मन ने कहा कि नहीं, देश में रहना है, यहाँ नहीं रहना है। तो मेरी भी ऐसी दुर्गति हुई होती। आधा मन यहाँ रहता, आधा मन वहाँ रहता, और मैं थोड़े से गीतों से रामचरितमानस संतोष करता तो कैसा लगता। तो ये पीड़ा तो रहती ही है। अपने देश की व्यथा ही होती है। और अंतिम बात, अगर आप पास समय है तो मैं सुना दूँ। वह अनुभव मुझे पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर हुआ। मैं जब लौट रहा था तो हमारा हवाई जहाज़ कराची में उतर गया। दिल्ली में धुंध थी, तो मैं परेशान था, नहाऊँ कहाँ संध्या पूजा करूँ। तब तक एक पाकिस्तान एयरवेज़ का आदमी आया, इंटरनेशनल एयरवेज़ का। कहा, पंडित जी आपका घर कहाँ है? उनका घर तो हमारा बनारस में है। कहा, पंडित जी हमारो जन्म गाजीपुर में भइल बा, आप बड़े परेशान, चलिए आपको मैं ले चलता हूँ। ले गया, एक बड़े होटल में ले गया, नहलाया, नहावा करके सिर हुए घुमाया। पता दूंगा जब फ्लाइट जाती तुम्हारे पास है, पता लगे। और ले आया और हमको हवाई जहाज़ तक पहुँचाया। चलने लगा तो उसके मुंह से निकला कि पंडित जी गंगा को मेरा सलाम कहिएगा। तो मेरा मन भी भीगा, उसका भी मन भीगा। और मैंने कहा कि चलो मैं कहूँगा। उसने कहा, पंडित जी मेरा नाम कहीं ना लीजिएगा, लेकिन वतन तो वतन होता है। मुल्क बदल जाए तो बदल जाए, वतन नहीं बदलता। पंडित जी आप यहाँ आए और इतने अच्छे आपने संस्मरण सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।